नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी विद प्रेम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1909 के एक्ट की और 1919 के एक्ट की। देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है या पॉलिटी जो सब्जेक्ट होता है, इसमें पावर उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी इकोनॉमी में मनी का रोल इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि पावर और पॉलिटिक्स, इनको हम अलग नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर इन पावर्स को हमें समझना है, पाना है, तो हमें पॉलिटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। और 1909 में 1919 में किस तरह से पावर का डिवोल्यूशन किया जाता है, किस तरह से नीचे जो प्रांत हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उनके पास पावर धीरे धीरे पहुंचती है, ये हम अब इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं 1919 के रिफॉर्म की। इसको बोलते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलने का जो मेन कारण है वो समझते हैं। पहले छोटा सा हम हल्की सी झलक देखते हैं कि इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ में था अंग्रेजों के, तो वो किस तरह से था। तो देखिए, सबसे ऊपर अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे होते थे वाइसरॉय, और ये होते थे भारत के, पूरे भारत के एक वाइसरॉय होते थे, है ना। और इसके नीचे होते थे बहुत सारे गवर्नर जो प्रांत की सरकारें संभालते थे। यानी भारत में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी अगर मैं आपसे पूछूं कौन हुआ, तो वो होते थे वाइसरॉय। अब यहां से भारत से बाहर भारत में क्या चल रहा है, इस सब का ब्रिटिश की गवर्नमेंट को नजर रखनी होती थी। तो उनके वहां पे इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की थी जिसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये ब्रिटिश की कैबिनेट का ही मेंबर होते थे, वहां की जो कैबिनेट थी उन्हीं का मेंबर होते थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी होते थे। अगर कुछ भी भारत में होता है तो उनको जवाब देना पड़ता था ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो ये इस जब एक्ट को ला रहे थे तो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है हमारे मोर्ले, और हमारे वॉइसरॉय होते हैं मिंटो। इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब इसमें दिख रहा है रिफॉर्म, क्या ये सच में रिफॉर्म थे? तो एक बार हम इसको पूरा एक्ट समझेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड, इस एक्ट को लाने के पीछे क्या कहानी चल रही थी, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम पीरियड लेते हैं 1905 का। एक बार यहाँ पे देखिए, लॉर्ड कर्जन भारत में चल रहे होते हैं, जो वाइसरॉय होते हैं लॉर्ड कर्जन। इनकी जो पॉलिसीज थी वो ये था कि किसी भी तरह से भारत को तोड़ते रहना। तो ये देखिए कुछ एक्ट लाते हैं, जैसे कि एक कलकत्ता म्यूनिसिपल एक्ट लाते हैं, दूसरा यूनिवर्सिटीज एक्ट में ये बदलाव लाते हैं, तीसरा ये सबसे खतरनाक जो करते हैं वो होता है बंगाल का डिवीजन, ये 1905 में। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, यूनिवर्सिटीज में से जो लोग मॉडर्न एजुकेशन लेके आ रहे हैं वही ब्रिटिशर्स के खिलाफ बनते जा रहे हैं। बंगाल डिवीजन करने का कारण था कि बंगाल से बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो निकल रहे हैं और अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। अब ये जब बंगाल डिवीजन करते हैं तो कांग्रेस नाराज हो जाती है, खफा हो जाती है। तो कांग्रेस लॉन्च करती है 1905 में स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है कि बंगाल को आपने विभाजित कर दिया है ना, तो उसके विरोध में ये घोषित किया जाता है। इसके दौरान क्या किया जाता है, स्वदेशी चीजों पर जोर दिया जाता है। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया का नेशनलिज्म इस मूवमेंट में काफी निकल के सामने आता है। यहाँ पे लोग वंदे मातरम गीत गा रहे होते हैं, सड़कों पे एक दूसरे को राखी बांध रहे होते हैं, भाईचारा मतलब बढ़ता है। इसके साथ साथ ये जो रिवॉल्यूशन था, ये जो मूवमेंट था, इसमें और भी साइंटिफिक चीजें होती हैं, इंडस्ट्रियल चीजें होती हैं, उस पे हम सब नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दो आवाजें उठ रही हैं कांग्रेस में। कांग्रेस में दो धड़े थे, एक होते थे मॉडरेट्स जिनको आप बोलते हो नरम दल वाले, और एक थे एक्सट्रीमिस्ट जिनको आप बोलते हो गरम दल वाले। तो मॉडरेट जो थे वो हमेशा संवैधानिक जो मेथड थे उनमें यकीन रखते थे, कि जैसे मतलब चिट्ठी लिख दो विरोध में और अंग्रेजों को बोलो कि आपने सही नहीं किया, प्रोटेस्ट पे थोड़ा सा बैठ जाते हैं। तो ये हमेशा ऐसे लीगल मेथड्स को ही यूज करते थे और मतलब वायलेंस नहीं चाहते थे। और दूसरा इनका मत था कि ये जो मूवमेंट है इसको सिर्फ बंगाल में ही रखा जाए, बंगाल से बाहर नहीं ले जाया जाए। जबकि एक्सट्रीमिस्ट, जिनके मेन लीडर तिलक आप मान सकते हो, वो चाहते थे कि हमें पेसिव रेजिस्टेंस, यानी अंग्रेजों के सामने मतलब ऐसा आप दिक्कतें खड़ी कर दो कि उनका ऐसा विरोध करो, नौकरियों में चाहे उनकी कोई चीजें हो, लिकर हो, सबको बाइकआउट कर दो। बाइकआउट करना है हमें। और इसके साथ ही ये जो मूवमेंट है इसको आप इंडिया लेवल पे ले जाओ, मतलब ऐसा मौका फिर मिले नहीं मिले, भारत को, पूरे भारत को इस आंदोलन में झोंक देते हैं। जबकि मॉडरेट्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि बंगाल तक ही रहे। अब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा इनके बीच में क्या है, तकरार बढ़ रही है। अब फाइनली क्या होता है, 1907 में कांग्रेस का होता है सूरत सेशन, और इस सूरत सेशन में क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो अलग धड़ों में टूट जाते हैं। एक तरफ हो जाते हैं आपके मॉडरेट्स नरम दल वाले, और दूसरी तरफ हो जाते हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है,
अब अंग्रेज जो है इन एक्सट्रीमिस्ट का बुरी तरह से रिप्रेशन करते हैं, दमन करते हैं, और मॉडरेट्स को ये दिखाते हैं कि देखो भाई, अगर आप लोग इन एक्सट्रीमिस्ट के साथ रहे तो आपका भी यही हश्र होने वाला है। तो इस तरह से कुल मिला के मॉडरेट्स को दिखाया जाता है कि भाई इनसे दूर रहो ताकि हम आपके लिए सुधार लाते रहें, और एक्सट्रीमिस्ट को ये बुरी तरह से रिप्रेशन करते हैं। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं हम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब एक को आप गाजर दिखाए जाओ और पीछे से लात मारे जाओ, ये वाली पॉलिसी खेलते थे अंग्रेज लोग हमारे साथ। अब भारत की जो कांग्रेस होती थी उसकी दो ही डिमांड होती थी मेनली। पहला कि जो इंडियंस हैं उनको सरकार में बढ़ाया जाए, मतलब हमारे को भी हिस्सा बनाओ सरकार का। दूसरा होता था कि गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो, यानी उत्तरदायी हो सरकारें। तो ये दोनों डिमांडें ये हमेशा करते थे कांग्रेस वाले। अब जो ये रिफॉर्म ला रहे हैं ना, 1909 का रिफॉर्म है, उसमें ये कितना इंडियंस को बढ़ाते हैं, कितना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आती है, ये हम समझेंगे। अब इसके बीच में एक छोटा सा इंसिडेंट और होता है, वो होता है 1906 में, छोटा नहीं है ये, काफी बड़ा था। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं नवाब ऑफ ढाका, जिनका नाम था सलीमुल्लाह, और दूसरे इनके साथ होते हैं आगा खान। ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, और ये मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन मिलने जाता है वायसरॉय से, और उन्हें बोलते हैं कि देखिए हम लोग हैं स्पेशल, आप हमारे लिए कुछ स्पेशल कीजिए ताकि हम भी आपके काम आएंगे। तो अब इनके लिए इस एक्ट में क्या स्पेशल होगा, तो ये भी हम जानेंगे। तो ये था इसका पूरा बैकग्राउंड, आपको समझ में आया होगा। वापस चलते हैं हमारी स्लाइड पे। अब देखिए ये हमने समझ लिया, अब बैकग्राउंड का हमने देख लिया। अब अगर बात करें कि रियल पर्पज क्या था, तो रियल पर्पज आपको दिखेगा कि रिफॉर्म्स के नाम पे ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोसाइटी को तोड़ना चाहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे आके ये इंट्रोड्यूस करते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट को। मैं आपको समझाने वाला हूँ कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है। दूसरा यहाँ पे देखिए आप, जो इनके साथ डेलीगेशन मिलने जाता है मुस्लिम लीग का, उनको अपीजमेंट के लिए ये कुछ करते हैं इसमें। दूसरा ये मॉडरेट्स जो हैं, तो इस तरह से दोनों का अपीचमेंट किया जा रहा है। मॉडरेट्स का भी अपीचमेंट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि देखिए हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट से दूर रहें। और जो मुस्लिम्स मिलने गए थे उनके लिए भी यहाँ पे कुछ अपीचमेंट किया जाएगा, वो इस एक्ट में हम देखने वाले हैं। अब देखिए सबसे बड़ा जो इस एक्ट का हम बात करें क्या इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो था कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें आपको चुन के जाना है। तो ये आप चुन के कैसे जाते हैं, अगर ये मुस्लिम मेंबर है तो इसको वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया, मतलब हिंदू लोग इनको वोट नहीं करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी में दो धड़े बना रहे हो, यानी इसका मतलब यही हुआ ना, आपको वोट नहीं कर पा रहे हिंदू, तो मुस्लिम्स अलग हुए, हिंदू अलग हुए, मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम चुनेगा। तो इससे आपने क्या किया, आपने हिंदू और मुस्लिम को बीच में से डिवाइड कर दिया है। अब हमारी सोसाइटी मतलब दोनों अलग धड़े हैं। तो इसीलिए एक तरह से आपने क्या कर दिया है, जो सांप्रदायिकता है कम्युनलिज्म, उसको अपने वैधता दिए कानून बना के, मतलब संवैधानिक बना दिया उसको। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, लीगलाइज कर दिया इन्होंने कम्युनलिज्म। और चूंकि मिंटो हमारे उस टाइम वायसरॉय थे, तो फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, ध्यान रखना आप। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ, देखिए थोड़े से इसमें अच्छी चीजें भी हुई हैं इस एक्ट में। धीरे धीरे देखिए कांग्रेस की डिमांड थी कि हमारे जो लोग हैं भारतीय, उनको धीरे धीरे शासन में लाइए, सरकार का हिस्सा बनाइए। तो यहाँ पे कुछ वो शेयर भी बढ़ता है इंडियंस का। वो शेयर कैसे बढ़ता है वो बात करते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों, चाहे प्रोविंस हो, प्रोविंस यानी जो प्रांत की सरकारें, चाहे वो सेंटर हो, दोनों जगह पे मेंबर्स को बढ़ाया जाता है। तो मेंबर बड़े हैं दोनों ही जगह पे, सेंटर में भी बड़े हैं और प्रोविंसेस में भी बड़े हैं। अब देखिए मेंबर्स बड़े हैं, तो ये सेंटर की अगर बात करें तो ये पहले 16 हुआ करते थे, वो अब 60 हो गए मेंबर, है ना। और प्रोविंसेस में चूंकि हर प्रोविंस में अलग अलग होता था, तो इसलिए इनको याद रखने की जरूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए मेंबर बढ़ चुके हैं। अब क्या सिर्फ मेंबर ही बड़े थे या फिर उनकी पावर भी बड़ी थी, तो देखिए मेंबर्स के साथ साथ उनकी पावर भी बढ़ती है। यानी ये अब जो है किसी भी मुद्दे पे, बजट हो चाहे, जैसे बजट को डिस्कस करना हो तो ये कर सकते थे, कोई रिजोल्यूशन लाना हो तो ये वो भी ला सकते थे। लेकिन इनके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशंस भी थी। जैसे किसी मुद्दे पे, ऐसे 3 मुद्दे थे जिन पे ये बात नहीं कर सकते थे। नंबर 1, अगर वो मुद्दा किसी रियासत से संबंधित है, रियासत यानी जहां पे आपके राजा लोग राज करते थे, हालांकि वो ब्रिटिश सरकार के नीचे ही होते थे, लेकिन अगर उनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो उस पर आप बात नहीं कर सकते हो। दूसरा, ऐसे मैटर पे बात नहीं कर सकते जैसे फॉरेन रिलेशंस,
जो विदेशी संबंध है उन पे भी बात नहीं कर सकते थे, और आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड कोई भी बात ये नहीं कर सकते थे। तो एक तरह से इनकी पावर्स बड़ी हैं, लेकिन अभी भी इनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। फौज से रिलेटेड, रियासतों से रिलेटेड, इन चीजों पे ये बात नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए कि जो ये मेंबर्स हैं ये थोड़ा चुन के ही जाते हैं, लेकिन अभी इनका मेथड ऑफ इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट चूंकि इंट्रोड्यूस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन जैसी कुछ चीज यहाँ पे आती है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वो अगले एक्ट में आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा मेंबर्स बढ़ गए, इनकी थोड़ी पावर्स बढ़ी, और अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो वहां पे मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ के 60 हो जाती है। इसको याद रखना बहुत सरल है, क्योंकि देखिए ये एक्ट है 1909, इसको आप उल्टा करेंगे ये 16 दिखेगा, ये उल्टा करेंगे तो आप 60 दिखेगा। तो मेंबर्स जो है 16 से 60 हो जाते हैं सेंटर में। प्रोविंसेस में याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हमने मेंबर देख ली। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ होता है कि गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिखाता हूँ। अब हमने देखा सबसे ऊपर इंडिया में होते थे वायसरॉय, तो वायसरॉय को जो प्रशासन चलाते थे वो वायसरॉय, प्लस उनके साथ होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कौन होते थे, उनके ब्रिटेन के काफी सारे मेंबर होते थे जिनको हम बोलते थे ऑफिशियल मेंबर्स, राइट। और इसके नीचे होते थे गवर्नर्स। अभी अपन ने बात करा तो गवर्नर्स के पास भी क्या होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। तो अभी हमारे भारत के सत्येंद्र सिन्हा ये पहले ऐसे इंडियन थे जिनको गवर्नर की इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिस्सा बनने का मौका मिला, और इनको लिया जाता है लॉ मेंबर के तौर पे, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, यानी अब जो भारतीय हैं वो थोड़ा सा हिस्सा बन तो रहे हैं सरकार का, ठीक है। तो ये है हमारे सत्येंद्र सिन्हा जो हिस्सा बनते हैं गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि मेंबर्स जो हैं उनको बढ़ाया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कोई भी रेजोल्यूशन ये ला सकते थे, बजट को डिस्कस कर सकते थे, भारत के किसी भी मुद्दे को ये उठा सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दे जो रियासतों से संबंधित हो वहां बात नहीं कर सकते थे, विदेशी संबंध हो वहां नहीं, और आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई बात होगी तो वहां भी बात नहीं कर सकते थे। लेकिन देखिए इनके पास बजट से रिलेटेड काफी सारी पावर्स आ जाती हैं, बजट के ऊपर ये डिस्कस कर सकते हैं, और इसके ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह पूछना, कुछ भी इनके पास ये पावर आ जाती है। अब ये सारे प्रोविजन थे इस एक्ट के। अब इसका अगर भारत के लोगों ने कैसे इसको रेस्पॉन्ड किया है भारत के लोगों ने, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस कहती है कि इन्होंने इस एक्ट के थ्रू सांप्रदायिकता के बीज बो दिए हैं, ठीक है, यानी ये सांप्रदायिकता अब हमेशा रहेगी ऐसा हमें दिख रहा है। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि इस एक्ट ने हमारी हिस्ट्री को ही पलटा के रख दिया है। हिस्ट्री में अभी तक हिंदू और मुस्लिम कोई अलग एंटिटी नहीं थे, दोनों सेम ही थे, लेकिन इस एक्ट के बाद ऐसा कर दिया गया कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। तो प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री को ही चेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। के.एम. मुंशी का कहना था कि इन्होंने हमारी राइजिंग डेमोक्रेसी के पीठ में छुरा घोंपा है। और लॉर्ड मॉर्ले जो खुद ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये इस एक्ट को, वो कह रहे हैं कि हमने ड्रैगन के टीथ बो दिए हैं। मतलब ड्रैगन आप समझते होंगे, चाइना का वो एनिमल जो आंख फेंकता है मुंह से, आपने देखा होगा। तो ड्रैगन के हमने बीज बो दिए हैं, और जो आगे हार्वेस्ट होने वाला है वो बिटर होने वाला है, कड़वा होने वाला है, जो इसका रिजल्ट होने वाला है। तो ये खुद इस चीज को समझते थे कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है इस एक्ट के साथ। तो अगर हम अब आगे बात करें तो इनकी खुद की एक कमेटी आती है 1918 में, जो इस रिफॉर्म्स के ऊपर अध्ययन करती है कि भाई कितने ये रिफॉर्म्स कारगर हुए। तो इस रिफॉर्म की इसकी कमेटी की फाइंडिंग जो थी वो थी कि हमने सच में प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री को उल्टा कर दिया है, और भारत के लोगों में बहुत सारे डिवीजन क्रिएट कर दिए हैं, और भारत के लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया है, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। तो एक तरह से हमारी सोसाइटी को उन्होंने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब आप एक चीज समझिए, 1909 का जो नाम लाया गया था वो था क्या, रिफॉर्म्स हैं ये। तो आपको लग रहा है किसी भी एंगल से ये रिफॉर्म थे? ये रिफॉर्म नहीं थे, ये तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए धीरे धीरे एक्ट लाते जा रहे हैं। और इनका इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है कि भारत की सोसाइटी को क्या कर दो, तोड़ दो। अभी पहले इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को तोड़ दिया, अब हमारी सोसाइटी को तोड़ दिया। तो इस तरह से ये धीरे धीरे हमारे भारत के ऊपर कब्जा जमाने के लिए ये ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स के नाम पे। अब आप खुद सोचिए कि कांग्रेस की दो डिमांड थी कि हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, उसके साथ साथ भारतीय लोगों को प्रशासन में बड़ा हिस्सा चाहिए। तो
क्या आपको दिख रहा है इस एक्ट से कुछ ऐसा हुआ है? तो हिस्सा जरूर बढ़ा है, लेकिन क्या उनके पास पावर्स हैं एक्चुअल में? अगर देखा जाए तो ना तो वो आर्म्ड फोर्सेस पे बोल सकते हैं कुछ, ना उनके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड। और खास करके एक चीज और होती है कि डिसीजन मेकिंग की तो उनके पास कोई पावर ही नहीं है। तो ये सब नंबर जरूर बड़े हैं, लेकिन ये पावरलेस हैं, इनके पास कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगर हम बात करें कि इस एक्ट को फिर कैसे देखा जाए, तो इस एक्ट को बोला जाता है शेडो ऑफ सब्सटेंस। मतलब कुछ नहीं है, एक छाया है रिफॉर्म के नाम पे, एक हल्की धुंधली सी परछाई है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा इसको बोला जाता है बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, मतलब तानाशाही है, बस थोड़ी सी दयालुता दिखा रहा है तानाशाह हमारा, बाकी इसमें कुछ खास हमारे लिए आया नहीं है। तो ये था 1909 का एक्ट, जो बहुत ही फेमस है इसके खास करके सेपरेट इलेक्टोरेट वाले प्रोविजन के कारण, जिसके कारण भारत में सांप्रदायिकता बढ़ती ही जाती है फिर विद द टाइम। और 1940 में आके तो टू नेशन थ्योरी के बाद भारत पाकिस्तान दो अलग कंट्री बन जाती हैं। तो इसके बीज यहीं से बोए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा, इसमें अगर हम कोई इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि इसमें हमारे मेंबर्स जो हैं वो बढ़ते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने देखा कि सेंटर पे एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक प्रोविंसेस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं बहुत सारी। तो हमने देखा कि दोनों ही जगह पे मेंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं भारत के लोग। और इनका हमने देखा कि एक तरह से थोड़ा सा इलेक्शन टाइप की भी कोई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, हालांकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन हुआ है। अब देखिए, दो तरह के मेंबर होते थे, एक होते थे ऑफिशियल मेंबर और एक होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते थे? जो ब्रिटिश सरकार के खुद के लोग थे, यानी जो फिरंगी लोग थे वही थे ऑफिशियल, मतलब ऑफिसर टाइप। और नॉन ऑफिशियल कौन होंगे? जो भारतीय लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनको बोलते थे नॉन ऑफिशियल ऑफिसर्स, है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब जो सेंटर है, हमने देखा कि यहाँ मेंबर हो गए थे 16 से 60, और यहाँ पे अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी में थे, यानी कि फिरंगी लोग अभी भी ज्यादा थे, भारतीय लोग कम थे सेंटर की अगर बात करें तो। जबकि प्रोविंसेस में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है कि नॉन ऑफिशियल जो मेजोरिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि भारत के लोगों की संख्या प्रोविंसेस में बढ़ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो कुल मिला के हम इस एक्ट को देखेंगे ऐसे कि रिफॉर्म्स के नाम पे ये कुछ नहीं था, शेडो ऑफ सब्सटेंस था। और जबकि हम बात करें तो इसको बोला जाता है बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, यानी कि थोड़ी सी दयालुता जरूर दिखाई है, मेंबर्स बड़े हैं, हमारे सत्येंद्र सिन्हा जी को एंट्री मिलती है ना, थोड़े से रिफॉर्म हुए हैं, लेकिन उन रिफॉर्म से ज्यादा खतरनाक प्रोविजन इन्होंने डाल दिया है सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसके कारण हमारे यहाँ पे कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फाइनली पाकिस्तान देश बन के रहता है। और 1940 में थ्योरी आ जाती है टू नेशन थ्योरी, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्ट की, जो है हमारा 1919 का एक्ट, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग उस टाइम हमारे थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जबकि वॉइसरॉय थे हमारे चेम्सफोर्ड, तो इसलिए इसका नाम है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी। अब इसका भी थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड देखना होगा अगर इस एक्ट को समझना है। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है, ठीक है, इसके चलते बहुत सारी महंगाई है, भारत के लोग भी काफी सारे सेनाओं में इधर उधर जाते हैं, तो भारतीय लोग एक तो महंगाई से त्रसित हैं, दूसरा हाहाकार मचा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेज इतना पैसा खर्च करती थी। दूसरा, इसके साथ ही यूएसए की अगर बात करें हम, तो यूएसए में विड्रो विल्सन प्रेसिडेंट होते हैं, और ये अब बात कर रहे होते हैं डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों के क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। तो ये बातें चलने लगी विश्व भर में। तो अब अंग्रेज भी थोड़ा सा डर गए कि भाई अमेरिका ये बात कर रहा है, तो थोड़ा सा इसका मतलब कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो ये बात हो गई। तीसरा, यहाँ पे देखिए 1917 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट। मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट देते हैं यही मॉन्टेग्यू, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आज से पहले ये कहते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो खुद अपने ऊपर शासन करने के लायक नहीं है, मतलब इनको सरकार ना तो चलाना आता है ना ये चला सकते हैं। तो अब ये पहली बार कहते हैं कि देखिए, हमारा जो एम है ना, वो एक तो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना भारत में, दूसरा हम भारतीय जो लोग हैं उनको भी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, उनको भी हम शासन में हिस्सा बढ़ाते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है। तो मॉन्टेग पहली बार ये स्वीकार करते हैं कि भारत के लोग अब मतलब लायक हैं, खुद वो रूल कर सकते हैं। और ऐसा कब होता है? तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट हो जाता है। तो ये एक मॉन्टेग स्टेटमेंट आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए 1918 की बात करें, 1919 की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी एक साथ घटनाएं होती हैं। जैसे एक तो हमारे यहाँ पे होता है जलियांवाला हत्याकांड, ये होता है 1919 में।
और एक यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जाता है, जो चला रहे होते हैं तिलक और एनी बेसेंट जी। तो इनकी भी यही डिमांड होती है कि सुधार करो, भारतीय को हिस्सेदारी बढ़ाओ। ठीक है, इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है कि महात्मा गांधी भी आ चुके हैं भारत में और वो भी एक्टिव हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। और इसके साथ ही एक एक्ट आता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जिसके तहत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी कारण बताए। तो उसके विरोध में महात्मा गांधी एक बड़ा सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं बैकग्राउंड में। अब अंग्रेज सोचते हैं कि यार ये चीजें खराब होती जा रही हैं, इनको थोड़ा सा हमें सुधारना होगा। और 1917 में जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत में हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे, भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, तो उसकी तरफ भी काम करना ही था। तो फिर ये एक एक्ट के साथ आते हैं जिसका नाम होता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट ऑफ 1919। तो क्या ये सच में रिफॉर्म है? फिर से एक बार इनका रिफॉर्म के नाम पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या ये सच में रिफॉर्म होंगे? तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, दो भागों में बात करते हैं इसकी, कि सेंटर के लेवल पे क्या हुआ और प्रोविंसेस के लेवल पे क्या हुआ। तो सेंटर आपको पता है वहां पे कौन होता था, सबसे हाईएस्ट पोजीशन वाइसरॉय की। तो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया गया। मतलब पहले क्या होता था कि सेंटर कहां पे कानून बनाएगा, प्रोविंसेस कहां पे कानून बनाएंगे, ये क्लियरिटी नहीं थी। अब की बार क्या किया, इसको बांट दिया कि भाई देखिए, प्रोविंसेस इन इन चीजों पे कानून बनाएंगी और सेंटर जो है वो इन इन चीजों पे कानून बनाएगा। तो ये सब्जेक्ट डिमार्केशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अभी आप ये मत सोचना कि सेंटर ने अपना कंट्रोल खो दिया है प्रोविंसेस के ऊपर। अभी भी जो सारा कंट्रोल था वो यूनियन के पास था, यानी वॉइसरॉय अभी भी कोई भी चीज पे कुछ भी कह सकता था, प्रोविंस को कुछ भी कंट्रोल कर सकते थे। तो अभी भी आप समझिए, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी ही है। भले ही डिमार्केशन कर दिया हो सब्जेक्ट्स का, लेकिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी भी यूनिटरी है। इसके साथ जो दूसरी बड़ी चीज इंट्रोड्यूस होती है वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। यानी कि अब जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट इन नेचर है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है 1919 का, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और चीज होती है यहाँ पे, वो होता है कि प्रोविंसेस और जो सेंटर है उनका बजट अलग किया जाता है। पहले क्या होता था, एक ही बजट आता था, उसी में से पैसा अलॉट होता था प्रोविंसेस को। लेकिन अब प्रोविंस अपना खुद का बजट बनाएंगी और सेंटर खुद का अलग बजट बनाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है। इसके बाद जो एक बड़ा डेवलपमेंट होता है सेंटर के लेवल पे, वो होता है बाईकैमरलिज्म, यानी कि दो पक्षीय सदन बनना। यानी अभी आप देखते हो लोकसभा और राज्यसभा, तो ये जो शुरुआत हुई है बाईकैमरलिज्म की, ये इस एक्ट के थ्रू हुई है। यानी इसमें एक दो हाउस बनाए जाते हैं, एक होता है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट और एक हो जाता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो लोअर हाउस होता है उसे बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अभी लोकसभा कहलाती है। तो इस तरह की एक व्यवस्था कर दी गई, दोनों सदन बन गए। तो ये भी इसी से ही होता है। इसके साथ एक बड़ा डेवलपमेंट होता है कि जो वायसरॉय थे हमारे, हमने अभी बात करी थी, उनके पास होती थी अपनी खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनके सलाह और मशवरे से वो कानून बनाते थे। तो उसमें 6 मेंबर हुआ करते थे, अब उसमें 3 लोग जो हैं वो इंडियंस होंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, यानी इंडियंस का शेयर बिल्कुल बढ़ रहा है। तो आपने ये देखा, ये सारी चीजें होती हैं सेंटर के लेवल पे। तो इनको एक बार समझने के लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लेके चलता हूं। तो देखिए, जो 1919 का एक्ट है, ये 219 है। इसको समझने के लिए याद रखिए कि सब्जेक्ट्स जो हैं उनको दो भागों में तोड़ दिया गया। 1919 से समझिए, सेंटर के अलग सब्जेक्ट, प्रोविंसेस के अलग सब्जेक्ट, है ना। दूसरा, इन्हीं दो टुकड़ों से आप समझिए कि बजट के दो टुकड़े कर दिए गए, यानी कि सेंटर का अलग बजट और प्रोविंसेस का अलग बजट। इन्हीं 1919 से आप याद रख सकते हो कि दो हाउस कर दिए गए। एक था, आपको मैंने बताया, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा आप याद रखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, दो हाउस हो गए। ये अपर हाउस होता था जो आजकल राज्यसभा है, ये लोअर हाउस होता था जो आजकल लोकसभा है। इसमें मेंबर होते थे 60 मेंबर, और इसमें से 34 जो हैं वो होते थे इलेक्टेड, 34, यानी मेजोरिटी ऑफ मेंबर क्या है, इलेक्टेड हैं। ये याद रखना है आपको। दूसरा, यहाँ पे जो मेंबर होते थे वो होते थे 144, जिसमें से 104 लोग इलेक्टेड होते थे। बाकी जो बचे हैं 40 लोग वो नॉमिनेटेड होते थे, प्लस वो ऑफिशियल मेंबर होते थे। नॉमिनेटेड जो रियासतें होती थी उसमें से होते थे, ऑफिशियल जो अंग्रेजों के खुद के लोग होते थे वो होते थे। तो ये देखिए, सेंटर में दो हाउस बने, बाई कैमरलिज्म बोलते हैं इसको। उसमें आप ध्यान रखना कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्या थे, इलेक्टेड थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके साथ ही साथ 1919 से आप एक और चीज याद रख सकते हो, दो टुकड़े ना, आधा आधा, आधा 19 उधर है, आधा 19 इधर है। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसरॉय की, उसमें भी आधे लोग इंडियन थे, 3 आउट ऑफ 6, यानी कि हाफ मेंबर कौन थे? इंडियन थे, हाफ मेंबर्स इंडियंस थे। तो ये सारे डेवलपमेंट होते हैं सेंटर के लेवल पे, आप इनको आसानी से याद रख सकते हो। दो टुकड़े अगर आप 19-19 के करोगे तो सब्जेक्ट दो भागों में तोड़ दिए, बजट दो भागों में तोड़ दिया, जो ऊपरी सदन है, निचला सदन है, उसको दो भागों में ले लिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो टुकड़े कर दिए, आधे इंडियंस होंगे और आधे अंग्रेज होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त थी कि कमांडर इन चीफ जो होगा, जो वो हमेशा कौन होगा? अंग्रेज होगा, फिरंगी होगा। भारत वालों को कमांडर इन चीफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट थी आफ्टर वायसरॉय, तो वो ये भारत का आदमी नहीं बनेगा। इसके बाद आपने देखा कि सेंटर और इसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर क्या थे? अब इलेक्टेड थे। अब हम बात करते हैं कि प्रोविंसेस में क्या हुआ, तो वापस चलते हैं हमारी स्लाइड पे। तो प्रोविंसेस में क्या हो रहा है? प्रोविंसेस में अब एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जिसको बोलते हैं डायआर्की। डायआर्की का ग्रीक में मतलब होता है डायआर्की, मतलब दो शासन, मतलब ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं अपन डायआर्की, है ना, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या किया गया कि जैसे बहुत सारे कानून बनाने होते हैं, तो इनको दो भागों में तोड़ दिया कि इस पे कानून जो है अलग तरीके से बनाएंगे, इस पे कानून जो है हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो दो लिस्ट बनाई जाती है, एक हो जाती है रिजर्व लिस्ट, एक हो जाती है ट्रांसफर्ड लिस्ट। अब देखिए, भारत के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है असेंबली में, तो भारत के जो इलेक्टेड लोग थे उनमें से मिनिस्टर बनाए जाते हैं, है ना, कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है। अब ये मिनिस्टर कैसे कानून बनाने में काम देंगे? तो ये देखिए, दो तरह की लिस्ट बनाई गई, एक को बोला गया रिजर्व्ड, एक को बोला गया ट्रांसफर्ड। तो इस रिजर्व लिस्ट में ऐसे मैटर थे जिन पे कानून बनाने का अधिकार था गवर्नर के पास, प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी जो फिरंगी लोग इसके साथ होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मोस्टली, तो वो दोनों मिलके इस पे कानून बनाते थे। रिजर्व्ड मतलब गवर्नर के लिए रिजर्व्ड है, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। ट्रांसफर्ड मुद्दे वो मुद्दे होते थे जिन पे गवर्नर मिनिस्टर से पूछ के, भारत के जो होते थे मिनिस्टर, उनसे पूछ के उनकी सलाह से ही कानून एक्ट बनाते थे। तो ये एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्या होती है? तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यही होती है कि आपके ऐसे लोग, जो ये चुने हुए लोग हैं, इनसे आप डिस्कस करके ही कुछ चीज बनाएं। और ये जो चुने हुए लोग हैं ये उत्तरदायी होने चाहिए किसके प्रति? जहां से वो चुन के आए हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में से ये आते हैं उसके प्रति ये जवाबदेह होने चाहिए। ठीक है, यही होती है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब आप देख रहे हैं थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एलिमेंट आपको दिख रहा है, इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें। तो दो ये इस तरह से रिजर्व्ड और ट्रांसफर में तोड़ दिया गया। ये डायआर्की इंट्रोड्यूस हुई है कहां पे? प्रोविंसेस में, जो प्रांत है उसमें, सेंटर में नहीं हुई है ये, अभी कहां हुई है? प्रोविंसेस में। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी दिक्कत थी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हल्का सा हिंट देके चलता हूं। इसमें देखिए एक बड़ी दिक्कत ये थी, जो सब्जेक्ट का डिवीजन किया गया ना, वो बड़ा अनसाइंटिफिक था। मतलब जो जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो एग्रीकल्चर थी वो होता था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, मतलब जो कृषि है, कृषि हो गई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। लेकिन इसमें काम आने वाला जो इरिगेशन है, सिंचाई से रिलेटेड कोई भी मैटर है, वो कौन होगा? गवर्नर के पास होगा। तो मतलब आप एग्रीकल्चर और इरिगेशन को कैसे अलग कर सकते हो? दोनों तो एक ही चीज हुई। तो इस तरह से जो इनका डिवीजन था ना, बड़ा ही अनसाइंटिफिक था, बड़ा इलॉजिकल था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। ये हम आगे बात करेंगे एनालिसिस में। अब फर्दर अगर हम बात करें तो इसको भी देखो, आप याद रख सकते हो डायआर्की को भी। 19-19 दो भागों में तोड़ दिया ना, 19 और 19। तो आप ये याद रखिए कि प्रोविंसेस में ऐसे ही दो भागों में टूट जाता है सब्जेक्ट्स, एक होता है रिजर्व्ड, एक होता है ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखिए, इस एक्ट में और सबसे खतरनाक जो चीज आती है वो आती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, पहले आपने देखा 1909 में कि सिर्फ मुस्लिम्स के पास ही सेपरेट इलेक्टोरेट था, यानी मुस्लिम को मुस्लिम ही चुन सकता था। अब यहां पे सिखों को दिया गया, एंग्लो इंडियन जो होते थे उनको दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस जो थे इनको, और जो भारत के बाहर के यानी कि जो यूरोपियन थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। यानी क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, जो सबके इंटरेस्ट अलग कर दिए गए हैं, यानी हम इकट्ठा हो ही नहीं पाए अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये इनकी साजिश होती थी हमेशा। इसके साथ ही मद्रास जो रेजिडेंसी थी, वहां पे जो बैकवर्ड क्लासें थी उनके लिए वहां पे अलग से प्रोविजन कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, हमारी सोसाइटी को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखा कि अभी मेथड ऑफ इलेक्शन हो गया था डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन हो गए थे। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि जो बहुत कम लोग ही थे जिनके पास वोट देने का अधिकार था, और ये अधिकार तय किया जाता था किस आधार पे? कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, नंबर एक,
कितना आप टैक्स वैक्स भरते हो कि नहीं, और आप कितना एजुकेटेड हो। तो आप सोचिए उस टाइम हमारी क्या कंडीशन होती थी भारत वालों की, ना तो हमारे पास इतना पैसा होता था, ना हम इतने एजुकेटेड, तो सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे जिनको ये राइट मिला हुआ था, इलेक्शन का राइट। ठीक है, अब अगर बात करें तीसरा, तो वहां पे आ जाता है हाई कमिश्नर का ऑफिस। तो हमने देखा अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, अब ये नई पोस्ट क्रिएट करी गई है हाई कमिश्नर, और कुछ पावर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है वो हाई कमिश्नर के ऑफिस में डाल दी जाती है, हाई कमिश्नर जो होगा इंडिया का उसको दी जाती है। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो वो है सीपीएससी, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अभी यूपीएससी है हमारा, ये बनाया जाता है 1926 में, वो भी इसी एक्ट से आता है। लास्ट हम बात करें तो वो है कि ये कह के जाते हैं कि अब एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा जो 10 साल बाद आएगा, और ये देखेगा कि इस एक्ट में क्या हुआ है। यानी कि अभी ये 1919 में एक्ट आया है, तो वो कब आएगा, 1929 में, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ जाता है, जिसको नाम आप देते हो 1927 में साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है वो ये एक्ट को क्या करने आएंगे, देखने आएंगे कि ये एक्ट कैसे काम कर रहा है। तो ये खुद इस एक्ट में बोलते हैं, ये इसकी खुद की रिपोर्ट में, कि भाई जो डायरकी है ना वो तो बहुत बुरी तरह से फेल हुई है, और हम जो है कुछ खास कर नहीं पाए हैं डायरकी के साथ, जो हमने देखा था अभी प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। इसके साथ ही इनकी एक रिपोर्ट में ये भी बोलते हैं कि कम्युनल जो इलेक्टोरेट हमने इंट्रोड्यूस किया है उसको और बढ़ाया जाए, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये एक चीज इंपॉर्टेंट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो ये इनके मेजर रिकमेंडेशन थे। और आपको पता होगा साइमन जो कमीशन था इसका भारत भर में विरोध होता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो तो थे साइमन, और इसके जो 7 मेंबर थे 7 के 7 थे अंग्रेज लोग। तो भारत वालों ने कहा कि हमारे लिए कौन सा एक्ट सही है कौन सा गलत है ये तय करने वाले सारे अंग्रेज होंगे क्या, हमारे लोग क्यों नहीं है इसमें। तो इसी के चलते इनका विरोध होता है भारत भर में। साथ ही साथ डायरकी को देखने के लिए एक और कमीशन आता है जिसका नाम होता है मुद्दीमान कमीशन। ठीक है, मुद्दीमान कमीशन ये आता है 1924 में, और ये कहता है कि डायरकी जो है हमने इंट्रोड्यूस करी वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से डायरकी तो पूरी तरह से फेल हो ही रखी है ना। अब अगर हम बात करें इसके एनालिसिस की, इस एक्ट ने क्या क्या किया क्या नहीं किया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरकी की, तो आपको क्या लगता है डायरकी सही थी? तो मैंने आपको बताया, देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो उसका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से अलग नहीं हो सकता। यानी अगर आप कुछ कह रहे हो, जैसे कोई वाटर मिनिस्ट्री का काम है, तो क्या उसको अर्बन मिनिस्ट्री से काम नहीं पड़ेगा? वाटर की पाइपलाइनें बिछानी है तो अर्बन मिनिस्ट्री से आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे वाटर टाइट सेपरेशन तो कर ही नहीं सकते किन्हीं भी सब्जेक्ट्स का। तो पहली बात तो ये थी कि डिमार्केशन बिल्कुल भी सही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये कॉम्प्लिकेटेड था और इलॉजिकल था। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एग्रीकल्चर जो थी वो कौन देखता था, गवर्नर प्लस मिनिस्टर, है ना, गवर्नर प्लस मिनिस्टर, यानी ये कौन सा सब्जेक्ट था, ट्रांसपोर्ट। जबकि अगर इरिगेशन की बात करें जो इसी से जुड़ी हुई है, वो देखता था गवर्नर प्लस उसकी ब्यूरोक्रेसी यानी कि उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये दोनों एक ही तो हुए भाई, एग्रीकल्चर और इरिगेशन को आप अलग कैसे कर सकते हो? तो ये बड़ी दिक्कत थी। तीसरी दिक्कत थी जो सबसे बड़ी, वो थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर की, उसमें बैठते थे ब्यूरोक्रेट्स, बाबू लोग, और यहाँ पे जो थे मिनिस्टर जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में काम करते थे। तो मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोगों के बीच में हमेशा गैप बना रहता था, और इसी गैप के चलते हुए इनके काम हो नहीं पाते थे। तो ये एक बड़ी दिक्कत और हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें मिनिस्टर, तो मिनिस्टर्स के पास जो है कोई खास फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी, इनको फाइनेंशियल रिलेटेड पावर बिल्कुल भी नहीं मिलती है, जिसके चलते ये कुछ इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसके बाद अगर बात करें एक लास्ट प्रोविजन की, तो वो है कि जैसे जो मिनिस्टर है, ये अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो ये ना सिर्फ गवर्नर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब गवर्नर को भी इसको जवाब देना पड़ता था। दूसरा, ये खुद की काउंसिल जो होती थी उसके लिए भी उत्तरदायी होता था। यानी कि कुछ भी दिक्कत होती थी तो इसकी ड्यूअल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, गवर्नर के लिए भी और अपनी काउंसिल के लिए भी। और कुछ भी दिक्कत होती थी तो गवर्नर इसके माथे पे ठीकरा फोड़ के भाग सकते थे, भाई ये तो इंडियन है, इसी ने किया, हमने थोड़ी किया है। तो इस तरह से डायरकी जो है वो पूरी तरह से इलॉजिकल होती है और वो फेल हो जाती है। अब दूसरी अगर हम एम की बात करें, कि कांग्रेस की हमेशा हमने देखा डिमांड थी कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। अब आपको ऐसा लग रहा होगा इस एक्ट में कि भाई रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी भी है, क्योंकि हमारे 3 मेंबर जो हैं 6 में से वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, डायरेक्ट इलेक्शन आ गए हैं, और थोड़ा मिनिस्टर जो है वो भी कानून बना रहे हैं, गवर्नर जो है वो मिनिस्टर से पूछ के कानून बना रहा है। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन
मिनिस्टर भले ही कुछ कह रहा हो लेकिन गवर्नर उसकी बात सुने या ना सुने, ये उसके पास पावर है। यानी कि वाइसरॉय और जो गवर्नर होते थे इनके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। ये आपकी किसी भी बात को टाल सकते हैं, काउंसिल कुछ भी कहे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब तक इनके पास अनलिमिटेड पावर रहेंगी तो क्या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ सकती है? तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तब तक बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना अभी भी कुछ इनके मकसद दिख नहीं रहा है अंग्रेजों का। ये 17 में बोल जरूर रहे हैं लेकिन ला नहीं रहे हैं। लेकिन इस एक्ट से थोड़े से पॉजिटिव अगर हम बात करें कि पॉजिटिव कुछ चीजें हमें क्या सीखने को मिलती हैं, तो देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया के जो लोग थे उनको एक्सपीरियंस मिला कि गवर्नमेंट का पार्ट कैसे बनते हैं और गवर्नेंस कैसे चलती है, तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे जो मिनिस्टर थे वो भारत के लोगों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से इंडियंस की जो भावनाएं हैं, जो इंडियंस के इशू हैं, वो उठाने का मौका मिलता है इनको, इंडियन के मिनिस्टर्स को। तीसरा एक मिथ थी जो ये कहती थी कि भारत के लोग हमेशा रूल नहीं कर सकते, वो हमेशा गवर्न किए जाएंगे, यानी उनके ऊपर कोई ना कोई राज करेगा। तो ये मिथ को भी बस्ट किया जाता है क्योंकि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं वो काम करने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम पॉजिटिव चीजें निकालते हैं तो ये सब चीजें निकल के बाहर आती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डायर की बुरी तरह से फेल होती है क्योंकि मुद्दीमन कमेटी भी बोलती है, साइमन कमीशन भी बोलता है। तो ये सारा बैकग्राउंड और ये सारी हिस्ट्री है इस एक्ट की। आई होप आपको ये दोनों एक्ट समझ में आए। ऐसा है तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।